हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका लर्निंग विद गौतम यूट्यूब चैनल में। तो आज का ये क्लास म्यूजिक का महामैराथन क्लास होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं म्यूजिक के यानी कि संगीत के मोस्ट प्रीवियस ऑब्जेक्टिव 200 प्रश्नों को, जो कि आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाला है। तो आप लोग वीडियो को अच्छे से और लास्ट तक जरूर देखिएगा और एक एक प्रश्न को आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा, क्योंकि इसी में से कई सारे क्वेश्चन आपको डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम में भी देखने को मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि किस राग में दोनों निषाद लगते हैं। तो देश राग में दोनों निषाद लगते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। किस राग में दोनों निषाद लगते हैं? तो देश राग में। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि संगीत रत्नाकर ग्रंथ के लेखक कौन है। तो शारंग देव जो है वो संगीत रत्नाकर ग्रंथ के लेखक है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि राग भूपाली की जाति क्या है। तो राग भूपाली जो है ये औंडव जाति का राग है। याद रखिएगा, राग भूपाली की जाति क्या है? तो औंडव जाति का राग है राग भूपाली। अगला क्वेश्चन है हमारा कि तीन ताल में कितनी तालियां होती है। तीन ताल जो होता है उसमें कितनी तालियां होती है? तो तीन ताल में तीन ही तालियां होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि राग बिहाग किस ठाट के अंतर्गत आता है। राग बिहाग जो है किस ठाट के अंतर्गत आता है? तो बिलावल ठाट के अंतर्गत आता है राग बिहाग, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि ताल रूपक में कितनी मात्राएं होती है। ताल रूपक जो होता है इसमें कितनी मात्राएं होती है? तो ताल रूपक में 7 मात्राएं होती है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि राग देश का समवादी स्वर क्या है। राग देश जो है इसका समवादी स्वर क्या होता है? तो प जो होता है वो राग देश का समवादी स्वर होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि नाद के कितने प्रकार हैं। नाद जो होता है वो कितने प्रकार का होता है? तो नाद जो होता है ये 2 प्रकार का होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि वह राग जिसमें 2 कोमल स्वर लगते हैं वो कौन से राग है। ऐसे कौन से राग है जिसमें कि 2 कोमल स्वर लगते हैं? तो भैरव राग में 2 कोमल स्वर लगते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि राग अलैया बिलावल का ठाट क्या है। राग अलैया बिलावल जो है किस ठाट का राग है? तो राग अलैया बिलावल जो है ये बिलावल ठाट का राग है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। और देखिए आप लोग के लिए जो पीडीएफ तैयार कर दिए, ऑलरेडी कई सारे बच्चे इस पीडीएफ को ले चुके हैं। इस पीडीएफ में आप लोग को बता ही दिए थे पहले वीडियो में कि पीडीएफ में आपको 5 सब्जेक्ट का पीडीएफ मिलेगा, और 5 सब्जेक्ट में आपका कुछ भी सब्जेक्ट हो सकता है, जैसे कि आपका हिंदी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश, ज्योग्राफी, म्यूजिक, होम साइंस, साइकोलॉजी, सोशोलॉजी, इकोनॉमिक्स, कुछ भी आपका 5 सब्जेक्ट हो सकता है। उसका पीडीएफ आप लोग ले सकते हैं, और 5 सब्जेक्ट में आप लोगों को ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों का पीडीएफ मिलेगा। जैसे आप लोग म्यूजिक का पीडीएफ लीजिएगा 5 सब्जेक्ट में, अगर आपका म्यूजिक हो तो उसमें 500 म्यूजिक का आपका क्वेश्चन मिलेगा, और लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो है म्यूजिक के वो आपको 75 क्वेश्चन मिलेंगे। अगर आप लोग इन सभी प्रश्नों को कर लेते हैं तो आपके एग्जाम में 99% क्वेश्चन जो है वो इसी पीडीएफ से रहेंगे। तो आप लोग इस पीडीएफ को जरूर से जरूर ले लीजिएगा। बहुत सारे बच्चे इस पीडीएफ को ले चुके हैं, आप भी चाहे तो ले सकते हैं। और इस पीडीएफ का जो प्राइस है वो सिर्फ और सिर्फ 25 रुपये है। अब पूछिएगा 25 रुपये है ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए ताकि हर एक बच्चा इस पीडीएफ को ले सके, किसी के पास ऐसा कोई एक्सक्यूज नहीं हो कि पीडीएफ को नहीं ले सकता है, हर एक बच्चा इस पीडीएफ को अफोर्ड कर सके। इसीलिए इस पीडीएफ का दाम 25 रुपये रखें, ताकि हर एक बच्चा इसको ले सकेगा। समझ गए? और ये पीडीएफ आपको मिलेगा किस तरह से? तो ये देखिए नंबर है 7903820891। इस नंबर पर आप लोग फोन पे, गूगल पे, पेटीएम कुछ भी कर सकते हैं, और उसका स्क्रीनशॉट ले करके इसी नंबर के व्हाट्सएप पे आप लोग को भेज देना है और अपना सब्जेक्ट बता देना है, और आप लोग को पीडीएफ मिल जाएगा। समझ गए? इस तरह से आपको पीडीएफ मिल जाएगा। और पहले ही बता दिए कि पीडीएफ में आप लोग को ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों मिलेगा, और 5 सब्जेक्ट का पीडीएफ मिलेगा। समझ गए? 5 सब्जेक्ट का पीडीएफ में आप लोग को ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों मिलेगा। सिर्फ आप लोग को ये पीडीएफ लेना है और उसको अच्छे से पढ़ लेना, और आपके एग्जाम की तैयारी और अच्छे तरीके से हो जाएंगी। समझ गए ना? 5 सब्जेक्ट का पीडीएफ आप लोग को मिल जाएगा। अब पहले ही बता दिए सब्जेक्टिव का भी मिलेगा। समझ गए? ऐसा नहीं कि सिर्फ ऑब्जेक्टिव का मिलेगा सब्जेक्टिव का नहीं, सब्जेक्टिव का भी मिलेगा और ऑब्जेक्टिव का भी मिलेगा, और 5 सब्जेक्ट का मिलेगा। समझ गए? तो आप लोग भी इस पीडीएफ को ले सकते हैं। ऑलरेडी कई सारे बच्चे इस पीडीएफ को ले चुके हैं। तो अब अगला क्वेश्चन करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि राग खमाज का वादी स्वर कौन सा है। राग खमाज जो है उसका वादी स्वर कौन सा है? तो राग खमाज का वादी स्वर जो है वो ग है, यानी कि ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन हमारा कि ताल एक ताल में कितनी ताली एवं खाली है। ताल एक ताल में कितनी ताली है एवं खाली है? तो ताल एक ताल में 4 ताली एवं 2 खाली होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन क्या हमारा कि ठाठ में कितने स्वर लगते हैं। ठाठ जो होता है उसमें कितने स्वर लगते हैं? तो ठाठ में 7 स्वर लगते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन क्या हमारा कि सांडव संपूर्ण जाति में कितने स्वर लगते हैं। तो सांडव संपूर्ण जाति जो होता है उसमें कितने स्वर लगते हैं? तो 6-7 स्वर लगते हैं सांडव संपूर्ण जाति में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन क्या हमारा कि राग काफी का वादी स्वर क्या है। राग काफी जो है वो किस राग काफी जो है उस किस वादी का स्वर है? तो राग काफी जो है ये प वादी का स्वर है, यानी कि ऑप्शन इसका सी हो जाएगा प। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा 16 नंबर क्वेश्चन है कि 3 ताल में कितने विभाग होते हैं। 3 ताल में कितने विभाग होते हैं? तो 3 ताल में 4 विभाग होते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि ध्रुपद में कितनी वाणियां हैं। ध्रुपद जो होता है इसमें कितनी वाणियां होती है? तो ध्रुपद में 4 वाणियां होती है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ध्रुपद में 4 वाणियां होती है।
अगला क्वेश्चन है हमारा कि राग भीम पलासी का संवादी स्वर क्या है। तो राग भीम पलासी जो है इसका संवादी स्वर सा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राग भीम पलासी का संवादी स्वर सा। अब अगला क्वेश्चन क्या हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि दादरा ताल में कितनी मात्राएं होती हैं। दादरा ताल जो होता है उसमें कितनी मात्राएं होती है। तो दादरा ताल में 6 मात्राएं होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। याद रखिएगा, दादरा ताल जो होता है उसमें 6 मात्राएं होती है। अब अगला क्वेश्चन क्या हमारा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से इनके 4 ऑप्शन दिया हुआ, इसमें से आपको बताना है किस ताल में 10 मात्राएं होती है। किस ताल में 10 मात्राएं होती हैं। तो झप ताल में 10 मात्राएं होती है। याद रखिएगा, किस ताल में 10 मात्राएं होती हैं। तो झप ताल में 10 मात्राएं होती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन क्या हमारा कि ठाठ के कितने प्रकार होते हैं। ठाठ जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं। तो ठाठ जो होते हैं वो 10 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठाठ जो होते हैं वो 10 प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि राग अलैया बिलावल का गायन समय क्या है, यानी कि राग अलैया बिलावल को कब गाया जाता है। तो राग अलैया बिलावल का गायन समय प्रातः काल का है। सुबह सुबह ही राग अलैया बिलावल को गाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या हमारा कि राग बिहाग की जाति क्या है। राग बिहाग जो है वो किस जाति का राग है। राग बिहाग जो है ये औंडव संपूर्ण जाति का राग है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। याद रखिएगा, राग बिहाग जो है ये औंडव संपूर्ण जाति का राग है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से कौन वर्ण का भेद नहीं है। 4 ऑप्शन में सबको बताना है कि वर्ण का भेद कौन नहीं है। तो देखिए, पहले तो ये समझेंगे कि वर्ण का भेद कौन कौन है। तो आरोही, अवरोही और संचारी तीनों जो है ये वर्ण का भेद है। तब कौन वर्ण का भेद नहीं होगा। तो अस्थायी जो होगा ये वर्ण का भेद नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से किसे शुद्ध तान माना गया। 4 ऑप्शन में सबको बताना है किसे शुद्ध तान माना गया। तो सपाटा तान को शुद्ध तान माना गया। सपाट तान को शुद्ध तान माना गया है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से कौन बांसुरी वादक नहीं है। 4 ऑप्शन में सबको बताना है कि बांसुरी वादक कौन है। तो हमें ये जानना पड़ेगा कि बांसुरी वादक कौन कौन है इस 4 ऑप्शन में से। तो पन्नालाल घोष, हरिप्रसाद चौरसिया, रूपक कुलकर्णी, ये तीनों जो है ये बांसुरी वादक है। लेकिन गोपाल मिश्रा जो है ये बांसुरी वादक नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा डी। निम्न में से कौन बांसुरी वादक नहीं है। तो गोपाल मिश्रा जो है ये बांसुरी वादक नहीं है। अब अगला क्वेश्चन करते हैं, और अगला क्वेश्चन है हमारा कि पंडित कृष्ण राव थे एक। तो पंडित कृष्ण राव जो थे ये क्या थे। तो एक नर्तक थे, गायक थे, संगीतज्ञ थे या तबला वादक थे। तो एक ये गायक थे ना। हाँ, पंडित कृष्ण राव क्या थे। तो एक गायक थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि सरोदवाद को किस वर्ग में रखा जाता है। सरोदवाद को किस वर्ग में रखा जाता है। तो तत्ववाद में रखा जाता है सरोदवाद को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि राग भीम पलासी की उत्पत्ति किस ठाट से हुई है। राग भीम पलासी की जो उत्पत्ति हुई है वो किस ठाट से हुई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो काफी ठाट से राग भीम पलासी की उत्पत्ति हुई है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि बांसुरी किस चीज की बनी होती है। तो इसका आंसर आप लोग को ऑलरेडी पता ही होगा कि बांसुरी जो है ये बांस की बनी होती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि राग कमोद किस ठाट से उत्पन्न होता है। राग कमोद जो है किस ठाट से उत्पन्न होता है। तो राग कमोद जो है ये कल्याण ठाट से उत्पन्न होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। याद रखिएगा कि राग कमोद जो है वो कल्याण ठाट से उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि ताल में कितनी जातियां होती हैं। ताल जो होता है उसमें कितनी जातियां होती है। तो ताल में 5 जातियां होती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और देखिए आप लोगों को डिटेल में इस तरह नहीं बता रहे कि डिटेल में बताएंगे तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, बहुत ही लंबा हो जाएगा वीडियो। और डिटेल में आप लोगों को सब्जेक्टिव क्वेश्चन में ऑलरेडी सबका आंसर बता चुके हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी अभी तक कम से कम 9 से 10 वीडियो अपलोड हो चुका है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो है 9 से 10 प्रैक्टिस सेट आप लोगों को ऑलरेडी अभी तक करवा चुके हैं, यानी कि करीब 70 से 80 क्वेश्चन आप लोगों को सब्जेक्टिव क्वेश्चन को करवा चुके हैं। अगर आप लोग उतना ही कर लेते हैं ना तो आप लोगों का एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर आएंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन में। और हर एक क्वेश्चन जो है उसी वीडियो सबसे पूछे जाएंगे। उस वीडियो सब का लिंक आपको लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप लोग चाहें तो वहाँ से जाकर उसको देख सकते हैं। और आप लोगों को पहले बता ही दिए कि पीडीएफ आप लोगों को किस तरह से लेना है। इसमें आपको म्यूजिक का ऑब्जेक्टिव का भी पीडीएफ मिल जाएगा और सब्जेक्टिव का भी पीडीएफ मिल जाएगा। दोनों को पीडीएफ जैसे तो आपको 5 सब्जेक्ट का पीडीएफ मिलेगा, लेकिन अगर लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो आप लोगों को तो म्यूजिक का पीडीएफ लेना ही होगा। तो आप लोग अगर म्यूजिक का जो पीडीएफ में मिलेगा जितना ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव अगर सबको कर लेते हैं तो आपके बोर्ड एग्जाम में 99% क्वेश्चन जो है वो उसी बीटीएफ से रहेंगे। सिर्फ आप लोगों को बशर्ते यही है कि सभी क्वेश्चन को अच्छे से ध्यानपूर्वक करके जाना है। तो आप लोग इस पीडीएफ को लेकर के और अच्छे से तैयारी कीजिएगा। तो अब अगला क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा कि उस्ताद बड़े गुलाम अली का जन्म कहाँ हुआ था। उस्ताद बड़े गुलाम अली जो थे इनका जन्म कहाँ हुआ था। तो कल ही जब सब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहे थे उसमें बताए थे ना उस्ताद बड़े गुलाम अली का जन्म पाकिस्तान के लाहौर शहर में हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उस्ताद बड़े गुलाम अली जो थे इनका जन्म हुआ था पाकिस्तान के लाहौर में। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि विकृत स्वर कितने प्रकार के होते हैं। ये भी बता दिए थे कि विकृत स्वर कहते किसे हैं, क्योंकि सब्जेक्टिव क्वेश्चन में यही पूछा जाता है। और विकृत स्वर होते कितने ये भी बताए थे। तो विकृत स्वर जो होते
हैं? वो 2 होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन क्या हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, धमार ताल में कितनी मात्राएं होती हैं? तो धमार ताल में 14 मात्राएं होती है। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, धमार ताल में 14 मात्राएं होती है। अगला क्वेश्चन हमारा कि गीत गोविंद के रचयिता यानी कि लेखक कौन है? तो गीत गोविंद के रचयिता यानी कि लेखक जो है वो जयदेव है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गीत गोविंद के रचयिता यानी कि लेखक कौन है? तो जयदेव है। अगला क्वेश्चन क्या हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, धार ताल में कितने विभाग होते हैं? धार ताल में कितने विभाग होते हैं? तो 6 विभाग होते हैं धार ताल में। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि सप्तक के कितने प्रकार होते हैं? सप्तक जो होता है वो कितने प्रकार का होता है? तो सप्तक के 3 प्रकार होते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन हमारा कि राग देश का ठाट क्या है? राग देश जो है किस ठाट का राग है? तो राग देश जो है खमास ठाट का राग है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। राग देश जो है खमास ठाट का राग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राग केदार का संवादी स्वर क्या है? राग केदार जो है इसका संवादी स्वर जो है वो रे होगा। राग केदार, अच्छा राग केदार नहीं, तो राग केदार का संवादी स्वर सा होगा। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, यानी कि सा जो है ये राग केदार का संवादी स्वर है। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा कि चतुर्दंड प्रकाशिका किनकी लिखी हुई पुस्तक है? चतुर्दंड प्रकाशिका जो है ये 4 ऑप्शन में सबको बताना है किनके द्वारा लिखी गई पुस्तक है। तो पंडित वेंकट मक्खी के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है चतुर्दंड प्रकाशिका, यानी कि ऑप्शन में इसका सी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा कि राग असावड़ी का संवादी स्वर क्या होता है? राग असावड़ी जो होता है इसका संवादी स्वर जो है वो ग होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। राग असावड़ी का संवादी स्वर ग होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि राग केदार का ठाट क्या है? राग केदार जो है किस ठाट का राग है? तो राग केदार जो है कल्याण ठाट का राग है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। याद रखिएगा, राग केदार जो है कल्याण ठाट का राग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूपक ताल में कितने विभाग होते हैं? रूपक ताल में कितने विभाग होते हैं? तो रूपक ताल में 3 विभाग होते हैं। याद रखिएगा कि रूपक ताल जो होता है उसमें 3 विभाग होते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताल कहड़वा में कितनी तालियां होती है? ताल कहड़वा जो होता है उसमें कितनी तालियां होती है? तो ताल कहड़वा में 1 ही तालियां होती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राग भूपाली में कौन से 2 स्वर नहीं लगते हैं? तो राग भूपाली में पहले तो हमें ये जानना पड़ेगा ये कौन से 2 स्वर लगते हैं। तो मध्यम एवं पंचम ये राग भूपाली में लगते हैं, ऋषभ एवं पंचम ये भी लगते हैं, गंधार एवं धैवत ये भी लगते हैं। लेकिन राग भूपाली में कौन से ऐसे 2 स्वर है जो कि नहीं लगते हैं? तो मध्यम एवं निषाद जो है ये राग भूपाली में नहीं लगते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि राग में नहीं लगने वाले स्वर को क्या कहते हैं? राग में नहीं लगने वाले स्वर को हम क्या कहते हैं ये भी बता देते हैं कि ऐसे स्वर जो कि राग में नहीं लगेंगे उसे हम वर्जित स्वर कहेंगे। सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताए थे ना कि वर्जित स्वर किसे कहते हैं? तो राग में नहीं लगने वाले स्वर को ही हम लोग वर्जित स्वर कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि राग भैरव का वादी स्वर क्या है? राग भैरव जो है इसका वादी स्वर क्या है? तो राग भैरव का वादी स्वर होता है ध। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। राग भैरव का वादी स्वर ध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 3 ताल में कितनी ताली खाली होती है? 3 ताल में कितनी ताली खाली होती है? तो 3 ताल में 3 ताली और 1 खाली होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि राग भैरव का गाने का समय क्या है? राग भैरव का गायन समय क्या है? तो राग भैरव का गाने का जो समय है वो प्रातः काल का है। प्रातः काल में ही राग भैरव को गाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि संगीत में कितने वर्ण होता है? संगीत जो होता है इसमें कितने वर्ण होता है? तो संगीत में 4 वर्ण होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, संगीत में 4 वर्ण होता है। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि राग भैरव का ठाट क्या है? राग भैरव जो है किस ठाट का राग है? तो राग भैरव जो है भैरव ठाट का ही राग है। याद रखिएगा भैरव जो है ये भैरव ठाट का ही राग है। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि ताल एक ताल में कितनी मात्राएं होती हैं? तो ताल एक ताल जो होता है इसमें 12 मात्राएं होती हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ताल दादरा में कितने विभाग होते हैं? तो ताल दादरा जो होता है इसमें 2 विभाग होते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अगला क्वेश्चन कि ध्रुपद में किस ताल का प्रयोग होता है? तो ध्रुपद जो होता है इसमें किस ताल का प्रयोग किया जाता है? तो चौताल का प्रयोग किया जाता है ध्रुपद में। याद रखिएगा ध्रुपद में चौताल का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ पर चौलाल लिखा हुआ लेकिन यहाँ पर होगा चौताल। ध्रुपद में चौताल का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि तिलवाड़ा ताल में कितनी मात्राएं होती है? तिलवाड़ा ताल जो होता है उसमें कितनी मात्राएं होती है? तो तिलवाड़ा ताल में 16 मात्राएं होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या हमारा राग देश का वादी स्वर क्या है? राग देश जो है इसका वादी स्वर क्या होता है? तो राग देश का वादी स्वर रे होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी। राग देश का क्या होता है? तो राग देश का वादी स्वर जो होता है वो रे होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि स्वरों के उतरते क्रम को क्या कहते हैं? ये सब आप लोग को बताए थे ना कि आरोही किसे कहते हैं, अवरोही किसे कहते हैं। तो स्वरों के उतरते क्रम को हम क्या कहते हैं? तो स्वरों के उतरते क्रम को हम लोग अवरोह कहते हैं और स्वरों के चढ़ते क्रम को क्या कहते हैं? तो आरोह कहते हैं। ये सब आप लोग को ऑलरेडी बता दिए थे सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर में। अगला क्वेश्चन है हमारा कि राग भीम पलासी का गाने का समय क्या है? कब गाया जाता है? तो संध्या काल में, साय काल में राग भीम पलासी का गाने का समय ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है हमारा कि हिंदुस्तानी संगीत पद्धति के लेखक कौन है। तो हिंदुस्तानी संगीत पद्धति के लेखक B.N. भातखंडे है। B.N. भातखंडे जो है हिंदुस्तानी संगीत पद्धति के लेखक है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन क्या हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, झप ताल में खाली किस मात्रा पर होती है। झप ताल में खाली जो होती है वो 6 मात्रा पर होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि तानसेन का असली नाम क्या था। ये भी आप लोग को बता दिए थे, जिसमें बताए थे कि तानसेन के बारे में कि तानसेन कौन थे, वो अकबर के दरबार में नवरत्नों में से एक थे। उसी समय बताए थे आप लोग को ये तानसेन का एक नाम तन्ना मिश्र भी था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तानसेन का जो असली नाम था वो तन्ना मिश्र भी था, और तानसेन जो थे अकबर के दरबार में दरबारी थे और नवरत्नों में से एक थे। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा अगला क्वेश्चन है, किस राग में गौ, नी, कोमल और बाकी स्वर जो होते हैं वो शुद्ध लगते हैं। तो काफी राग में जो गौ और नी जो होते हैं ये कोमल लगते हैं, और बाकी राग और बाकी स्वर जो होते हैं वो शुद्ध लगते हैं कॉफी राग में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कि कौन सा राग संध्या काल में गाया जाता है। तो बिहाग राग जो होता है इसको संध्या काल में गाया जाता है, याद रखिएगा बिहाग राग को संध्या काल में गाया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि राग मड़वा किस ठाट का राग है। राग मड़वा जो है ये मड़वा ठाट का ही राग है, याद रखिएगा राग मड़वा जो है ये मड़वा ठाट का ही राग है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि संगीत में कितने शुद्ध स्वर होते हैं। तो संगीत में टोटल 7 शुद्ध स्वर होते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। संगीत में टोटल 7 शुद्ध स्वर होते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि उस्ताद अब्दुल करीम खां किस घराने से आते हैं। तो ये भी आप लोग को सब्जेक्टिव क्वेश्चन में ऑलरेडी बता ही दिए थे कि उस्ताद करीम खां जो थे किराना घराने के प्रसिद्ध गायक थे। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कहरवा ताल में कितनी मात्राएं होती है। तो कहरवा ताल जो है उसमें 8 मात्राएं होती है। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस ताल में 12 मात्राएं होती है। किस ताल में, 4 ऑप्शन में सबको बताना है किस ताल में 12 मात्राएं होती हैं। तो एक ताल में 12 मात्राएं होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है हमारा ख्याल गायन में कितने अंग है। ख्याल गायन जो है इसमें कितने अंग है। तो ख्याल गायन में 2 अंग होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। अब अगला क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, लय के कितने प्रकार होते हैं। तो लय के 3 ही प्रकार होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लय के 3 प्रकार होते हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि राग विभाग की ठाट क्या है। राग विभाग का ठाट क्या है। तो राग विभाग का ठाट जो है वो बिलावल ठाट है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। राग विभाग का जो ठाट है वो बिलावल है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि राग केदार का वादी स्वर क्या होता है। तो राग केदार जो होता है इसका वादी स्वर जो होता है वो म होता है। राग केदार का वादी स्वर क्या होता है। तो म होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि राग भैरवी का वादी स्वर क्या होता है। तो र जो होता है वो राग भैरवी का वादी स्वर होता है, याद रखिएगा। राग भैरवी का वादी स्वर पूछा जाए तो र होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75 नंबर क्वेश्चन पर पहुंच चुके हैं, और 75 नंबर क्वेश्चन है हमारा उस्ताद फैयाज खां किस घराने से आते हैं। तो इसका आंसर भी आप लोग को ऑलरेडी सब्जेक्टिव क्वेश्चन में बता चुके थे। उस्ताद फैयाज खां जो थे या आगरा घराने से आते थे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय संगीत में कितनी श्रुतियां होती हैं। तो भारतीय संगीत में टोटल 22 श्रुतियां होती हैं, याद रखिएगा। भारतीय संगीत में 22 श्रुतियां होती हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि सप्तक कितने होते हैं। सप्तक जो होते हैं वो कितने होते हैं। तो सप्तक टोटल 3 होते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए अब इसमें आप लोग को बता रहे हैं तो आप लोग से याद होते चल रहा होगा, लेकिन आप लोग इसको भूल जाएगा। इसलिए आप लोगों को क्या करना है, पीडीएफ तो आप लोग ले लीजिएगा, और पीडीएफ जैसे ही आप लोग लीजिएगा उसको बार बार रिविजन करते रहिएगा, समझ गए ना। रोज नहीं हो सके तो कम से कम 2-3 दिन बीच करके आप लोगों को क्या करना है, पूरा पीडीएफ जिसमें जो 500 क्वेश्चन है वो बस 2 घंटा 3 घंटा का आपको समय लगेगा, देख करके पढ़ लेना। ये नहीं कि बिन देख करके पढ़ रहे, एक बार तो जैसे ही पढ़िएगा तो आपको समझ में आ ही जाएगा, याद हो ही जाएगा। बस आप लोगों को क्या करना है, रोज एक बार, रोज नहीं हो सके तो 2-3 दिन बीच करके आप लोग एक बार उसको देख करके पढ़ लीजिएगा, समझ गए ना। वो जो आप लोग पीडीएफ लीजिएगा उसमें 500 क्वेश्चन आएगा, उस 500 क्वेश्चन को आप लोग क्या कीजिएगा, एक बार पढ़ लीजिएगा, और जिससे क्या होगा आपके एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो उसी पीडीएफ से रहेंगे, और आप लोग अच्छे से सभी क्वेश्चन को बना पाइएगा। आप लोग ऐसे एक बार पढ़ते होंगे तो आप लोगों से याद हो जाता होगा, लेकिन फिर भूल जाते होंगे। इसलिए क्या करना है, 2-3 दिन कम से कम भी, वैसे तो रोज हो सके तो रोज, लेकिन अगर रोज नहीं हो सके तो 2-3 दिन बीच करके भी आप लोग उस पीडीएफ को, जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितना रहेगा उसको एक बार बस पूरा पढ़ लेना, और सब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी अच्छे से पढ़िएगा। और सब्जेक्टिव क्वेश्चन तो इस तरह से आप लोग को लिख के दिए, एक बार आप लोग पढ़िएगा ना तो समझ जाएगा, दूसरा बार पढ़िएगा तो आप लोग से याद ही हो जाएगा, फिर आप लोग कभी नहीं भूल सकते। बस एक बार, बस बशर्ते यही है इस सप्ताह में एक बार आप लोग उसको रिविजन कर लीजिएगा, समझ गए। अभी एग्जाम के कम से कम 20 दिन बचा हुआ है, 20 दिन में आप लोग पीडीएफ तो आज या कल में ले लीजिएगा। तो पीडीएफ जैसे ही लीजिएगा उसके बाद आप लोग क्या कीजिएगा, उसको एक बार बस पढ़ लीजिएगा, फिर दोबारा पढ़िएगा तो आप लोग को याद हो जाएगा। और तिवारा से आपको क्या करना है, बस एक बार रिवीजन करते रहना है। सप्ताह में एक बार या 3-4 दिन पर एक बार आप लोग रिवीजन कर दीजिएगा, फिर एग्जाम से एक पहली रात जो रहता है उस दिन एक बार पढ़ लीजिएगा, और एग्जाम में जाकर अच्छे से बना के आ जाइएगा, समझ गए। इस तरह से आपको करना है। अब अगला क्वेश्चन करते हो, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि झप ताल में कितने विभाग होते हैं। तो झप ताल में 4 विभाग होते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। झप ताल में 4 विभाग होते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि जौनपुरी का संवादी स्वर क्या है। जौनपुरी जो होता है इसका संवादी स्वर क्या होता है। तो जौनपुरी का
संवादी स्वर जो है वो ध होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि रूपक ताल में कितनी मात्राएं होती हैं, तो रूपक ताल में 7 मात्राएं होती हैं। और देखिए आप लोग गेस्ट पेपर से भी पढ़ रहे होंगे, लेकिन गेस्ट पेपर में भी क्या रहता है कि 1-2 क्वेश्चन का आंसर गलत दे देता है और वही आप क्या करते हैं एग्जाम में जाकर के गलत कर देते हैं। लेकिन पीडीएफ में जो आपको मिलेगा उसमें एक आंसर जो है वो बार बार चेक किया हुआ आंसर है, सभी आंसर आप लोगों को सही मिलेगा, समझ गए, एक भी आंसर आप लोगों को गलत नहीं मिलेगा। तो आप लोग जो जैसे खरीदते होंगे गेस्ट पेपर तो वो भी कम से कम 50-60 रुपये का मिलता है, कम से कम, उससे ज़्यादा कहीं मिलता होगा, लेकिन कम से कम 50-60 रुपये का मिलता है। लेकिन पीडीएफ जो दे रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपको 25 रुपये का दे रहे हैं और 5 सब्जेक्ट का दे रहे हैं, यानी कि एक सब्जेक्ट का दे रहे हैं 5 सब्जेक्ट का पीडीएफ दे रहे हैं। वो इसलिए है 25 रुपये इसका प्राइस, वो आपको बता दिए ताकि हर एक बच्चा ले सके, किसी के पास कोई एक्सक्यूज रहे ही नहीं, और आपको सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों मिल जाएगा। तो आप लोग इस नंबर आप लोग को बता दिए, उस नंबर पर आप लोग मैसेज कर दीजिएगा और आप लोग को पीडीएफ मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि राग भैरव का गायन समय क्या है, यानी कि राग भैरव को कब गाया जाता है, तो प्रातः काल के समय राग भैरव को गाया जाता है, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि राग अलैया बिलावल का वादी स्वर क्या होता है, तो राग अलैया बिलावल जो है इसका वादी स्वर जो है वो ध होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन क्या हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है संपूर्ण जाति में कितने स्वर लगते हैं, तो संपूर्ण जाति में 7 स्वर लगते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संपूर्ण जाति में 7 स्वर लगते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भांगड़ा नृत्य किस राज का है, तो भांगड़ा डांस जो है किस राज का डांस है, तो पंजाब राज का डांस है, भांगड़ा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि स्वर लिपि पद्धति को किसने प्रचलित किया था, तो स्वर लिपि पद्धति जो थी इसको प्रचलित किया था पंडित भातखंडे ने। ये आपसे एग्जाम में सब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि पंडित भातखंडे का एक संक्षिप्त में परिचय दे। सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आप लोग को बता दिए थे कि पंडित भातखंडे का संक्षिप्त में परिचय पूछा जाए तो किस तरह से आपको आंसर बताना है, समझ गए। सब्जेक्टिव क्वेश्चन में सबका आंसर आप लोग को ऑलरेडी बता ही चुके हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि संगीत पारिजात के लेखक कौन है, तो पंडित अहोबल जो है वो संगीत पारिजात के लेखक है, यानी कि ऑप्शन में इसका हो जाएगा पंडित अहोबल। अगला क्वेश्चन करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि राग भीम पलासी का संवादी स्वर क्या होता है, तो राग भीम पलासी का संवादी स्वर इसमें से कोई नहीं होता है, ऑप्शन में इसका डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि औंडव जाति में कितने स्वर लगते हैं, तो औंडव जाति जो है इसमें 5 स्वर लगते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, औंडव जाति में 5 स्वर लगते हैं। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा अगला क्वेश्चन है पंडित रविशंकर कौन सा वाद्य बजाते थे, पंडित रविशंकर जो थे वो कौन सा वाद्य बजाते थे, तो पंडित रविशंकर सितार वादक थे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वो सितार बजाते थे। अगला क्वेश्चन है पंडित कृष्ण शंकर किस घराने से थे, तो पंडित कृष्ण शंकर जो थे वो ग्वालियर घराने से आते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन क्या हमारा कि राग देश किस ठाट के अंतर्गत आता है, तो राग देश जो है खमाज ठाट के अंतर्गत आता है, याद रखिएगा राग देश जो है खमाज ठाट के अंतर्गत आता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदुस्तानी संगीत में चल एवं अचल मिलाकर कुल कितने स्वर होते हैं, तो हिंदुस्तानी में संगीत में चल और अचल मिलाकर टोटल 12 स्वर होते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 7 नहीं होते हैं, चल और अचल दोनों को मिलाकर के 12 होते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कई बच्चे बोल रहे हैं 7 नहीं होते, वो ऐसे 7 होते हैं लेकिन चल और अचल दोनों को मिलाकर के 12 होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन क्या हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तानसेन किस राजा के दरबारी गायक थे, तो ऊपर में ही आप लोग को ऑलरेडी बता दिए थे कि तानसेन जो थे किस राजा के दरबारी गायक थे, तो तानसेन सम्राट अकबर के दरबारी गायक थे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि राग भैरवी किस जाति का राग है, राग भैरवी जो है किस जाति का राग है, तो राग भैरवी इनमें से किसी जाति का राग नहीं है, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि किस राग में कोमल रौ प्रयुक्त होता है, तो ऐसा कौन सा राग है जिसमें कि कोमल रौ प्रयुक्त होता है, तो भैरव राग में कोमल रौ प्रयुक्त होता है, यानी ऑप्शन में इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कि किस ताल में 10 मात्राएं होती हैं, तो आप लोग को पता है झप ताल में 10 मात्राएं होती है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, झप ताल में 10 मात्राएं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं और अगला क्वेश्चन है हमारा कि नाद के कितने प्रकार हैं, तो नाद जो है वो 2 प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, तो नाद जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि स्वरों के चढ़ते क्रम को क्या कहते हैं, तो ऊपर हम लोग देखे थे कि स्वरों के उतरते क्रम को, और यहाँ पर है स्वरों के चढ़ते क्रम को, तो स्वरों के चढ़ते क्रम को हम लोग आरोह करते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि ताल कहड़वा का प्रयोग किस शैली के साथ होता है, तो ताल कहड़वा जो होता है इसका प्रयोग जो होता है वो सुगम संगीत के साथ होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि विकृत स्वर कितने होते हैं, तो विकृत स्वर जो होते हैं वो 5 होते हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका, विकृत स्वर 5 होते हैं। अगला क्वेश्चन है हिंदुस्तानी संगीत में कितने ठाट हैं, तो हिंदुस्तानी संगीत जो होता है इसमें कितने ठाट होते हैं, तो हिंदुस्तानी संगीत में 10 ठाट होते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि राग देश की जाति क्या है, तो राग देश की जो जाति है वो औंडव संपूर्ण जाति है, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं और अगला क्वेश्चन है हमारा कि राग केदार किस ठाट के अंतर्गत आता है, राग केदार जो होता है वो किस ठाट के अंतर्गत आता है, तो राग केदार कल्याण ठाट के अंतर्गत आता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ध्रुपद में कितनी वाणियाँ होती है, तो ध्रुपद में टोटल 4 वाणियाँ होती है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन कि भैरवी राग का संवादी स्वर क्या होता है। भैरवी राग जो होता है उसका संवादी स्वर जो होता है वो सा होता है। भैरवी राग का संवादी स्वर जो होता है वो सा होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, ग्रंथ नाट्य शास्त्र के लेखक कौन थे। तो ग्रंथ नाट्य शास्त्र जो है उसके लेखक जो है वो भरत मुनि थे। भरत मुनि जो थे वो ग्रंथ नाट्य शास्त्र के लेखक थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अगला क्वेश्चन कि किस राग में गौ, नी, कोमल और बाकी स्वर जो होते हैं वो शुद्ध लगते हैं। तो काफी राग में जो गौ और नी होते हैं वो कोमल लगते हैं और बाकी स्वर जो होते हैं वो शुद्ध लगते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हिंदुस्तानी संगीत में कितने ठाट होते हैं। तो हिंदुस्तानी संगीत में टोटल 10 ठाट होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, 10 ठाट। अगला क्वेश्चन है हमारा कि विकृत स्वर कितने होते हैं। तो ऊपर ही देख लेते हैं, विकृत स्वर 5 होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि ध्रुपद में कितनी वाणियां होती हैं। तो ध्रुपद में टोटल 4 वाणियां होती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ध्रुपद में 4 वाणियां होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि राग यमन किस ठाट के अंतर्गत आता है। तो राग यमन जो है ये कल्याण ठाट के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन क्या हमारा कि राग भैरव का वादी स्वर क्या होता है। तो राग भैरव का वादी स्वर जो है वो ध होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अगला क्वेश्चन, ख्याल के कितने प्रकार होते हैं। ख्याल के कितने प्रकार होते हैं। तो ख्याल के 2 प्रकार होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कि श्रुतियाँ कितनी होती है। तो श्रुतियाँ जो होती है वो 22 होती है। जल्दी जल्दी इसलिए करवा रहे हैं कि ये सब क्वेश्चन आप लोग को ऑलरेडी करवा चुके हैं। इसमें सिर्फ आप लोग का रिवीजन होगा और थोड़ा अच्छे से आप लोग को याद आ जाएगा, इसलिए जल्दी जल्दी करवा रहे हैं। और वीडियो काफी ज्यादा लंबा नहीं हो ताकि आप लोग अच्छे से देख सके पूरा वीडियो को। अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि संपूर्ण जाति में कितने स्वर लगते हैं। तो संपूर्ण जाति में 7 स्वर लगते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है हमारा कि राग यमन किस ठाट के अंतर्गत आता है। तो राग यमन जो है ये कल्याण ठाट के अंतर्गत आता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि राग मलकौस की जाति क्या है। तो राग मलकौस किस जाति का राग है। तो औंडव औंडव जाति का राग है राग मलकौस। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि हारमोनिया किस वर्ग का वाद्य है। तो हारमोनिया जो है सुशील वर्ग का वाद्य है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हारमोनिया किस वर्ग का वाद्य है। तो सुशील वर्ग का वाद्य है हारमोनिया। अगला क्वेश्चन है हमारा कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां कौन सा वाद्य बजाते थे। तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जो थे कौन सा वाद्य बजाते थे। तो शहनाई वादक करते थे उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म किस प्रदेश में हुआ था। तो आप लोग को ऑलरेडी इसका आंसर पता ही होगा कि पश्चिम बंगाल में, यानी कि बंगाल में रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म हुआ था, यानी कि ऑप्शन में इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या हमारा कि दादरा ताल की खाली किस मात्रा पर होती है। दादरा ताल की जो खाली होती है वो चौथी मात्रा पर होती है, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि झप ताल में कितने विभाग होते हैं। तो झप ताल जो होता है उसमें 4 विभाग होते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कि रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म किस प्रदेश, अरे ये तो देख ही लेते, बंगाल में हुआ था। अगला क्वेश्चन है मियां तानसेन किस राजा के दरबारी गायक थे। तो मियां तानसेन जो थे वो किस राजा के दरबारी गायक थे। तो अकबर के दरबारी गायक थे मियां तानसेन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, और अकबर के दरबार में नवरत्न थे और नवरत्नों में से एक कौन थे। तो मियां तानसेन भी थे। अगला क्वेश्चन है झपताल में कितने विभाग होते हैं। तो झपताल में 4 विभाग होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी, 4 विभाग होते हैं झपताल में। अगला क्वेश्चन है चौताल में कितनी मात्राएं होती हैं। तो चौताल में 12 मात्राएं होती हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 127 नंबर क्वेश्चन, राग देश का संवादी स्वर क्या होता है। तो राग देश का संवादी स्वर जो होता है वो प होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प जो होता है ये राग देश का संवादी स्वर होता है। ध्रुपद में कितनी वाणियां होती है। तो ध्रुपद में टोटल 4 वाणियां होती है। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कहरवा ताल में कितनी मात्राएं होती है। तो कहरवा ताल जो होता है उसमें 2 मात्राएं होती है। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि राग यमन डैश ठाट से उत्पन्न हुआ है, यानी कि राग यमन किस ठाट से उत्पन्न हुआ है। तो राग यमन कल्याण ठाट से उत्पन्न हुआ है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पंडित भीमसेन जोशी की विधा क्या थी, यानी पंडित भीमसेन जोशी जो थे वो क्या थे। तो पंडित भीमसेन जोशी जो थे वो गायक थे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विद्यापति गति किस अंचल से थे। तो विद्यापति बिहार के मिथिला क्षेत्र से थे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पंडित विद्यापति जो थे मिथिला क्षेत्र से थे, यानी मिथिला से। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि संगीत में मूल स्वर कितने होते हैं। तो संगीत में मूल स्वर जो 7 होते हैं और चल अचल मिलाकर 12 होते हैं। अगला क्वेश्चन है राग यमन मूल स्वर कितने हैं। तो राग यमन में मूल स्वर जो है, अच्छा यहाँ पर गलत क्वेश्चन दे दिया था। यहाँ पर क्वेश्चन होगा कि राग यमन का स्वर किस क्या है। तो इसका हो जाएगा कल्याण। यहाँ पर क्वेश्चन ये गलत दिया हुआ, समझ नहीं, ये क्वेश्चन गलत है, इसका छोड़ दीजिए। अगला क्वेश्चन है हमारा कि ठाट कितने होते हैं। तो ठाट जो होते हैं वो 10 होते हैं, यानी कि ऑप्शन में इसका बी हो जाएगा। राग जो ठाट जो होते हैं वो 10 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राग में दोनों मौका प्रयोग होता है। किस राग में दोनों मौका प्रयोग होता है। तो केदार राग में दोनों मौका प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि किस राग में रे एवं घ कोमल लगते हैं। ऐसा कौन सा राग है। तो भैरव राग में रे और एवं घ जो होते हैं वो कोमल लगते हैं। अगला क्वेश्चन है धमार ताल में कितनी मात्राएं होती है। तो धमार ताल जो होता है उसमें 14 मात्राएं होती है। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अगला क्वेश्चन कि छोटा स्वर समुदाय जिससे कि राग की पहचान होती है वो क्या कहलाता है। ऐसा छोटा स्वर समुदाय जिससे कि हमें राग की पहचान होती है वो क्या कहलाता है। तो वो पकड़ कहलाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में विकृत स्वरों की संख्या कितनी है। तो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में विकृत स्वरों की संख्या जो है वो 5 होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
अब अगला क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा कि राग भैरव किस जाति का राग है। तो राग भैरव जो होता है किस जाति का राग होता है। तो संपूर्ण जाति का राग होता है राग भैरव। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि राग केदार किस ठाट का राग है। तो राग केदार जो है ये कल्याण ठाट का राग है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि रूपक ताल में कितने विभाग होते हैं। तो रूपक ताल में 4 विभाग होते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। रूपक ताल जो होता है उसमें 4 विभाग होते हैं। अगला क्वेश्चन है एक ताल में कितनी तालियां होती हैं। तो एक ताल में 4 तालियां होती हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एक ताल में 4 तालियां होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा 145 नंबर क्वेश्चन, गंधर्व महाविद्यालय की स्थापना किसने की थी। तो गंधर्व महाविद्यालय की स्थापना पंडित विष्णु दिगंबर पुलस्कर ने किया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पंडित विष्णु दिगंबर पुलस्कर ने गंधर्व महाविद्यालय की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है हमारा कि उस्ताद फैयाज खां किस घराने के गायक हुए। उस्ताद फैयाज खां जो थे आगरा घराने के गायक हुए थे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि राग मलकौस में कौन से 2 स्वर नहीं लगते हैं। तो राग मलकौस में पहले तो लगते क्या क्या हैं। तो गंधार एवं निषाद लगते हैं, गंधार एवं धैवत भी लगते हैं और मध्यम एवं पंचक भी लगते हैं, लेकिन ऋषभ एवं पंचम नहीं लगते हैं राग मलकौस में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। राग मलकौस में कौन से 2 स्वर नहीं लगते हैं। तो ऋषभ और पंचम जो होते हैं राग मलकौस में नहीं लगते हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं और 148 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि स्वरों के उतरते क्रम को क्या कहते हैं। तो स्वरों के उतरते क्रम को हम लोग अवरोह कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि असावारी ठाट के अंतर्गत कौन सा राग आता है। तो असावारी ठाट के अंतर्गत जौनपुरी राग आता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जौनपुरी राग जो है ये असावारी ठाट के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि राग में नहीं लगने वाले स्वर को हम क्या कहते हैं। तो राग में नहीं लगने वाले स्वर को हम लोग वर्जित स्वर कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि राग यमन डैश ठाट से उत्पन्न हुआ है, यानी कि राग यमन जो है वो किस ठाट से उत्पन्न हुआ है। तो राग यमन जो है कल्याण ठाट से उत्पन्न हुआ है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि स्वरों के उतरते क्रम को क्या कहते हैं। तो स्वरों के उतरते क्रम को हम लोग अवरोह कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, सांडव जाति में कितने स्वर लगते हैं। तो सांडव जाति में टोटल 6 स्वर लगते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उस्ताद करीम खां किस घराने से आते हैं। तो उस्ताद करीम खां जो है वो किराना घराने से आते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित रागों में से किसमें दोनों मध्यम में लगते हैं। किसमें दोनों मध्यम में लगते हैं। तो केदार राग में दोनों मध्यम में लगते हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। किसमें दोनों मध्यम में लगते हैं। तो केदार राग में दोनों जो होते हैं वो मध्यम में लगते हैं। अगला क्वेश्चन है उस्ताद जाकिर हुसैन कौन सा वाद्य बजाते थे। तो उस्ताद जाकिर हुसैन जो थे ये तबला वादक थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, राग यमन का वादी स्वर क्या होता है। राग यमन जो होता है इसका वादी स्वर क्या होता है। तो राग यमन का वादी स्वर जो होता है वो ग होता है, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है हमारा कि सप्तक कितने प्रकार के होते हैं। सप्तक जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। याद रखिएगा सप्तक जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि एक ताल में कितनी मात्राएं होती हैं। तो एक ताल में टोटल 12 मात्राएं होती हैं। एक ताल में 12 मात्राएं होती हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि संगीत में मुख्यतः कितनी पद्धतियां पाई जाती हैं। तो संगीत में मुख्यतः 2 पद्धतियां ही पाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि नियम अनुसार स्वरों के चलन को क्या कहते हैं। तो नियम अनुसार स्वरों के जो चलन होता है उसको हम अलंकार कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि सा ए प कहलाते हैं। तो सा ए प जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं। तो अचल कहलाते हैं सा ए प। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से किस राग में त्रिभ का प्रयोग किया जाता है, यानी कि ऐसा कौन सा राग है जिसमें हम त्रिभ का प्रयोग करते हैं। त्रिभ मतलब हल्का ऊंचा सुर लगाते हैं। किस राग में त्रिभ का प्रयोग करते हैं। तो यमन राग में त्रिभ का प्रयोग करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि राग भूपाली किस ठाट का राग है। तो राग भूपाली जो है कल्याण ठाट का राग है। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में ठाट कितने होते हैं। तो हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में ठाट जो है वो 10 होते हैं। ऑप्शन सॉरी इसका तो 12 होगा। हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में ठाट 12 होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध थे। तो पंडित रविशंकर जो थे वो सितार वादन के लिए प्रसिद्ध थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राग देश का वादी स्वर क्या होता है। तो राग देश का वादी स्वर जो है वो रे होता है। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पंचम स्वर किसे कहते हैं। तो प को हम पंचम स्वर कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पंचम स्वर हम प को कहते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हमारा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है शहनाई के लिए विख्यात कौन थे। शहनाई के लिए विख्यात यानी कि विश्व फेमस कौन थे। तो शहनाई के लिए जो फेमस थे वो बिस्मिल्लाह खां थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। शहनाई के लिए विश्व विख्यात यानी कि वर्ल्ड वाइड में फेमस जो थे वो बिस्मिल्लाह खां थे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि राग में नहीं लगने वाले मुख्य स्वर क्या कहलाता है। तो राग में नहीं लगने वाला मुख्य स्वर जो होता है वो वादी स्वर कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि पंडित पन्नालाल घोष कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे। तो पंडित पन्नालाल घोष जो थे वो बांसुरी वादन करते थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पंडित पन्नालाल घोष जो थे वो बांसुरी वादन करते थे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि ताल लिपि में एक्स चिन्ह क्या सूचित किया जाता है। ताल लिपि में एक्स से क्या सूचित किया जाता है। तो सम को सूचित किया जाता है ताल लिपि में एक्स चिन्ह से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है हमारा कि भरत मुनि की रचना है। तो भरत मुनि की रचना 4 ऑप्शन में सबको बताने की कौन सा है। तो नाट्य शास्त्र जो है ये भरत मुनि की रचना है। अगर आपसे यहाँ पूछा जाएगा कि नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है, तो भरत मुनि है, याद रखिएगा इसको। अगला क्वेश्चन है हमारा कि पंडित रामचतुर मलिक किस विधा के थे। तो पंडित रामचतुर मलिक जो थे वो किस विधा के थे, वो क्या थे, तो वे गायक थे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पंडित रामचतुर मलिक जो थे वे गायक थे। अगला क्वेश्चन क्या हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन कि संगीत पारिजात के लेखक कौन थे। तो संगीत पारिजात के लेखक अहोबल थे। अहोबल जो थे संगीत पारिजात के लेखक थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा किस ताल में 10 मात्राएं होती है, ऐसा कौन सा ताल है। तो झप ताल में 10 मात्राएं होती है, क्वेश्चन कई बार देख चुके हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि 4 ताल में कितनी तालियां होती हैं। तो 4 ताल जो होता है उसमें 4 ही तालियां होती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि राग देश किस ठाट से उत्पन्न होता है। तो राग राग केदार है ना, सॉरी देश नहीं है, राग केदार। राग केदार किस ठाट से उत्पन्न होता है। तो राग केदार जो होता है वो कल्याण ठाट से उत्पन्न होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि ताल में 2 चिन्ह का क्या मतलब होता है। ताल में 2 चिन्ह का मतलब होता है इसका होता है दूसरी ताली। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ताल में 2 चिन्ह का मतलब होता है दूसरी ताली। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक सप्तक में कितने स्वर लग होते हैं। तो एक सप्तक में टोटल 7 स्वर होते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि जिस राग में आरोह में 5 स्वर लगते हैं वो क्या कहलाता है। जिस राग के आरोह में 5 स्वर लगते हैं वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है औंडव स्वर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जिस राग के आरोह में 5 स्वर लगते हैं वो औंडव स्वर कहलाता है। अगला क्वेश्चन हमारा नी रे गा रे नी रे सा किस राग का पकड़ है। नी रे गा रे नी रे सा ये जो है यमन राग का पकड़ है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नी रे गा रे नी रे सा जो है ये यमन राग का पकड़ है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 3 ताल में कितनी मात्राएं होती है। तो 3 ताल में 16 मात्राएं होती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि स्वरों के ऊपर से नीचे उतरते क्रम को हम क्या कहते हैं। तो स्वरों के ऊपर से नीचे उतरते क्रम को हम लोग अवरोह कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि दादरा ताल में कितने विभाग होते हैं। तो दादरा ताल में 2 विभाग होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि राग भैरव का गाने का समय क्या है, यानी कि राग भैरव को कब गाया जाता है। तो राग भैरव को प्रातःकाल ही गाया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि राग देश किस ठाट का राग है। तो राग देश जो है खमाज ठाट का राग है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जाति कितनी होती है। तो जाति जो होती है वो 3 होती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 189 नंबर क्वेश्चन है हमारा ध्रुपद गायन में किस ताल वाद्य का प्रयोग किया जाता है। ध्रुपद के गाने में किस ताल वाद्य का प्रयोग किया जाता है। तो पखवाज का प्रयोग किया जाता है ध्रुपद गायन में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित रागों में से किसमें दोनों निषाद में लगते हैं। तो देश राग में दोनों निषाद में लगते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि एक सप्तक में कितनी श्रुतियां होती है। तो एक सप्तक में 22 श्रुतियां होती हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एक सप्तक में 22 श्रुतियां होती हैं। किस ताल में 6 मात्राएं होती है, ऐसा कौन सा ताल है। तो दादरा ताल में 6 मात्राएं होती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि झप ताल में कितनी मात्राएं होती है। तो झप ताल जो होता है उसमें 10 मात्राएं होती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि राग केदार का वादी स्वर क्या है। तो राग केदार जो होता है इसका वादी स्वर जो होता है वो म होता है। राग केदार का वादी स्वर म है। अगला क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत की मुख्य संगीत पद्धतियां कितनी है। तो भारत की जो मुख्य संगीत पद्धतियां वो 2 है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि राग विभाग का संवादी स्वर क्या होता है। तो राग विभाग का जो संवादी स्वर होता है वो नी होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भोपाली डैश प्रकार का राग है। भोपाली जो है ये औंडव प्रकार का राग है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। राग भोपाली जो है राग भोपाली ये डैश प्रकार का राग है, यानी कि औंडव प्रकार का राग है। अब अगला क्वेश्चन हमारा अभिनव राग मजरी के लेखक कौन है। तो पंडित भातखंडे जो है पंडित भातखंडे होगा, यहाँ पर भारत नहीं होगा, भातखंडे ये अभिनव राग मजरी के लेखक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कहरवा ताल में कितनी मात्राएं होती है। तो कहरवा ताल जो होता है उसमें 8 मात्राएं होती हैं। और आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। और लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से किस ताल में 7 मात्राएं होती है। तो आप लोग को पता ही होगा कि 7 मात्राएं किस में होती है। तो रूपक ताल में 7 मात्राएं होती है। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। इसी के साथ ये वीडियो पे कंप्लीट करते हैं। आशा करता हूँ आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। और आप लोग को पीडीएफ के बारे में बता दिए कि पीडीएफ किस तरह से लेना है। जैसे आप लोग म्यूजिक, होम साइंस किसी भी सब्जेक्ट का जो भी आपका 5 सब्जेक्ट हो उसका पीडीएफ आप लोग ले सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 25 रुपये में। और इस नंबर पर आप लोग मैसेज कीजिएगा, देख सकते हैं नंबर है, इस नंबर पर आप लोग मैसेज कीजिएगा, आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगा। पहले आप लोग पेमेंट कर दीजिएगा, फिर उसका स्क्रीनशॉट लेकर आप लोग इस नंबर पर मैसेज कीजिएगा, उस स्क्रीनशॉट को भेज दीजिएगा और आप लोग को पीडीएफ मिल जाएगा। आशा करता हूँ आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ।